जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा ग्रंथ हो सकता है जिसे एक ही समय में पूजा भी जाए और सरेआम जलाया भी जाए? आज हम बात करेंगे मनुस्मृति की, जो इतिहास के सबसे ज्यादा विवादित दस्तावेजों में से एक है। चलिए इसके पीछे के इस गहरे विरोधाभास को समझते हैं। और देखिए, यही है वो पहेली। एक तरफ इसे प्राचीन भारत का एक पवित्र कानूनी दस्तावेज माना जाता है और दूसरी तरफ इसे असमानता का प्रतीक मानकर सबके सामने जला दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि एक ही ग्रंथ के बारे में इतनी अलग अलग और मजबूत राय क्यों है? तो चलिए इस विरोधाभास की जड़ तक पहुंचते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि मनुस्मृति आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उस समय के समाज के लिए एक तरह की पूरी गाइड बुक है। मतलब इसमें राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए से लेकर शादी ब्याह और रोजमर्रा की जिंदगी के नियम कानून तक सब कुछ बताया गया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि मनुस्मृति को लिखे जाने से पहले इसकी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ जबानी तौर पर ही आगे बढ़ती थीं। इसे लिखने का काम सदियों तक चला, जो लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच जाकर पूरा हुआ। और हां, ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। इसमें 12 अध्याय और लगभग 2685 श्लोक हैं, जो न्याय, शासन, विवाह और संपत्ति जैसे कई विषयों को बहुत गहराई से कवर करते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि मनुस्मृति क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इसके हिसाब से एक आदर्श समाज की संरचना कैसी होनी चाहिए थी। मनुस्मृति समाज को 4 मुख्य वर्गों या वर्णों में बांटती है। ब्राह्मण यानी पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक, वैश्य यानी व्यापारी और किसान, और शूद्र जिनका काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना बताया गया। लेकिन अब यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात है जो समझनी होगी। माना जाता है कि शुरुआत में ये बंटवारा किसी के जन्म पर नहीं, बल्कि उसके काम और काबिलियत यानी कर्म और गुण पर आधारित था। लेकिन फिर समय के साथ इसमें एक बहुत बड़ा और निर्णायक बदलाव आया। ये व्यवस्था कर्म आधारित से हटकर धीरे धीरे जन्म आधारित हो गई, और यही बदलाव आगे चलकर समाज में गहरी असमानता की एक बड़ी वजह बना। तो सवाल ये उठता है कि वर्ण व्यवस्था के अलावा मनुस्मृति में ऐसा और क्या है जो इसे इतना विवादास्पद बनाता है? चलिए इसके कुछ सबसे विवादित विचारों पर नजर डालते हैं। मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त नियम थे। चोरी, हत्या और झूठी गवाही जैसे अपराधों के लिए उस समय के हिसाब से काफी कठोर सजाएं तय की गई थीं। अब आते हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, मनुस्मृति में महिलाओं का स्थान। आखिर इस ग्रंथ में उनके बारे में क्या कहा गया है? मनुस्मृति में एक जगह यह कहा गया है कि एक महिला को हमेशा किसी पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए, बचपन में अपने पिता के, शादी के बाद पति के और बुढ़ापे में अपने बेटे के। लेकिन और यहीं पर हमें एक और बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। एक तरफ संरक्षण की बात और दूसरी तरफ इतना ऊंचा दर्जा। तो ये तो हुई ग्रंथ के अंदर की बातें। अब जरा देखते हैं कि समय के साथ इतिहास में इस ग्रंथ को किस तरह से देखा और इस्तेमाल किया गया। ये टाइमलाइन मनुस्मृति के लंबे सफर को दिखाती है। इसकी रचना से लेकर ब्रिटिश काल में इसके इस्तेमाल और फिर आजादी के आंदोलन के दौरान इसके विरोध तक इसकी भूमिका लगातार बदलती रही है। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने हिंदू कानून बनाने के लिए मनुस्मृति का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन अक्सर उनके अनुवाद और उनकी व्याख्याओं ने इसके कुछ कठोर नियमों पर ज्यादा जोर दिया, जिससे समाज में तनाव और भी बढ़ गया। और फिर आया साल 1927, जब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने जाति आधारित असमानता और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक शक्तिशाली विरोध प्रदर्शन के तौर पर इसे सार्वजनिक रूप से जला दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने मनुस्मृति को सामाजिक सुधार की लड़ाई का एक बहुत बड़ा प्रतीक बना दिया। इतने उतार चढ़ाव भरे इतिहास के बाद सवाल यह है कि आज 21वीं सदी में हम मनुस्मृति को किस नजर से देखते हैं। चलिए इस पर आज के दृष्टिकोण को समझते हैं। आज की बात करें तो ज्यादातर विद्वान और कानून के जानकार इस बात पर सहमत हैं कि मनुस्मृति एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, लेकिन यह देश का कानून नहीं है। भारत का सर्वोच्च कानून केवल उसका संविधान है। इसलिए मनुस्मृति का महत्व इतिहास को समझने और अध्ययन के लिए है, न कि पालन करने के लिए।
तो कुल मिलाकर मनुस्मृति को किसी एक नजरिए से देखना सही नहीं होगा। ये अपने समय की एक उपज है जिसमें कुछ विचार आज प्रगतिशील लग सकते हैं तो कुछ बहुत ही दकियानुसी। इसे सिर्फ आज के मानकों से सही या गलत कहना इसके जटिल इतिहास के साथ शायद न्याय नहीं होगा। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, हमें अपने इतिहास के ऐसे जटिल और विवादास्पद दस्तावेजों के साथ क्या करना चाहिए? क्या हमें उन्हें पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए या उनके विरोधाभासों को समझकर उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए?